हेलो एवरीवन, बेटा आज अपन पढ़ेंगे कि चूजन बेंचमार्क के लिए रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा कौन सा होता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहाँ से अपन लोग किस में से अपन बेंचमार्क चूज करते हैं। ठीक है, इन रिलेशन फॉर चूजन बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा ऑर्डिनरी इंक्लूड्स, ये डेटा होता है जिसमें से हम लोग बेंचमार्क चूज कर सकते हैं। अब एक बात सुनो, ऑडिट करने कब जाओगे? 23 चॉइस की ऑडिट करना है मान लो। अभी क्या चल रहा है? 24। चलो 24-25 की ऑडिट करना है, 24-25 की। ठीक है, कब जाओगे? 25 मार्च के बाद? नहीं, अभी जा सकता हूँ? तो अभी चला गया मान लो, प्लानिंग वगैरह कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे मटेरियलिटी सेट करनी है, मुझे बेंचमार्क पे 1% लगाना है। बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, मैंने कल ही देखा। सेल भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है उसका। अपने एलिमेंट देखा, वॉलेटाइल सेलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने में देखूंगा यूजर का फोकस किस पे ज़्यादा होता है, टेंड्स टू बी फोकस, यूजर्स अटेंशन टेंड टू बी फोकस। ठीक है, ये देखूंगा। साथ में नेचर वगैरह, लाइफ साइकिल वगैरह कहाँ पर है क्या नहीं है, उसके हिसाब से सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने कल पढ़े थे। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि बेंचमार्क सेलेक्ट करूंगा तो अभी मैं साल के बीच में गया हूँ, मटेरियलिटी लेवल सेट करना है, बेंचमार्क सेलेक्ट करना है, तो साल के बीच में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल का पूरा मिल जाएगा क्या? अभी 24-25 का मार्च के बाद बनेगा ना, तो है ना, मार्च के बाद बनेगा। तो बेंचमार्क किसमें से लूंगा फिर? समझ में आती बात? या तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन में से, ठीक है, या फिर पीरियड टू डेट। क्या चल रहा है अभी? सितंबर। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है उनके पास, उसमें से। ठीक है, पीरियड टू डेट, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, इसमें हम लोग चाहे तो बजट का भी यूज कर सकते हैं, जो करंट पीरियड का बजट बनाए, क्योंकि तुम लोग ये लोग ना पीरियड टू डेट, तो उसमें पूरे साल की तो है ही नहीं। ठीक है, तो पूरे साल का बनाने के लिए अब सेल लूंगा बेंचमार्क की तरह, तो कंप्लीट सेल नहीं लूंगा क्या पूरे साल की? हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मेरे पास तो 5 महीने का ही डेटा है। तो 5 महीने के डेटा, ये पीरियड टू डेट तो 5 महीने का है। तो इसमें तो सेल जो मैंने ली, मान लो सेल को मैं बेंचमार्क रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो या तो मैं सेल पुराने साल में से ले लूँगा, या फिर अभी तक का सेल, मगर तो 5 महीने की सेल है, तो फिर एंड बजट और फोरकास्ट यूज कर लूँगा करंट पीरियड का, कि भाई 5 महीने में इतनी सेल कर दी, आगे इनका बजट ये है, ये लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि भाई ये लोग इतनी सेल कर देंगे, वो सेल ले लूंगा। हो गई 12 महीने की सेल, 7 महीने की वहां से ले लूंगा। अब क्या होता है कि बजट वगैरह वो संभल के लेना होता है। बजट वगैरह लेने से पहले बहुत देखना करना होता है, ऐसे सीधा बजट नहीं उठा लेते, क्योंकि बजट में तो कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, थोड़ी जो बजट में लिखा है सब सही होगा, तो बजट को बहुत संभल के यूज़ करते हैं, बहुत संभल के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक सीए क्या करता है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करता है, बहुत संभल के काम करता है और चेक करता है कि बजट लेना सही है नहीं है, और बजट में जो अमाउंट दिखा रखा है वो कितने हद तक सही होगा, प्रायर पीरियड के हिसाब से भी चेक करके एक बार देखता है। ठीक है, अभी तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखता है कि 5 इतने महीने में कितना चेंज आया पिछले साल के कंपेयर में, तो क्या इनका वो बजट सही है क्या, अभी तक का बजट सही जा रहा है क्या। तो ऐसे कई तरीके से अपन चेक करते हैं कि भाई बजट लेना सही है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ से उठा लिया, तो या तो पिछले साल का लो या इस साल का लो। इस साल के 2 टुकड़े हो गए, अभी तक का पीरियड टू डेट या बजट में से उठा लो। ठीक है, बजट फोरकास्ट। अब या एडजस्टेड लो, मतलब एडजस्ट से तुम्हें पता ही है, हमने प्रॉफिट और लॉस, जैसे हमने सेल उठाई या हमने प्रॉफिट उठाया, मान लो हमने प्रॉफिट उठाया, तो प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करो। क्या? इस साल के जो भी एबनॉर्मल चीजें थी, जो नॉन रिकरिंग नेचर की थी, वो हटा दो। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल के आए तुम लोग पार्टनरशिप वगैरह में? हाँ, निकाल के आए। एबनॉर्मल चीज़ों का एडजस्टमेंट करते हो ना तुम लोग, है ना। एबनॉर्मल लॉस है कुछ जो तुमने लिया है, तो ऐड कर दो। गेन उसे लेस कर दो। फ्यूचर में कुछ तुम्हें इनकम होने वाली है, उसे अभी कंसिडर करो, ऐड कर दो। हाँ, एक्सपेंस को कंसिडर करो, जो एक्सपेंस होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर।
ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर कोई एक्सपेंस या इनकम भी तुम्हें होगी कंफर्म कि भाई इससे ये वाली इनकम हमारी शुरू हो जाएगी, तो ऐड कर दो। तो ये फ्यूचर का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक। करंट ईयर के अंदर जो एबनॉर्मल नॉर्मल होता है उसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो आता है अपना एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, तो फ्यूचर के इनकम में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, खर्चे में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, तो इसका एडजस्टमेंट करो। एंड रेलेवेंट चेंजेस ऑफ कंडीशन इन द इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में और कंडीशन में कोई चेंज आया उसको भी कंसीडर करो, ठीक है। तो किसे कंसीडर करो, सिग्निफिकेंट चेंज को और रेलेवेंट चेंजेस को, कोई बड़े चेंज को या फिर कोई रिलेटेड चेंज को, ठीक है। तो रेलेवेंट चेंज क्या है, रेलेवेंट चेंज ऑफ कंडीशन इन द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इनको एडजस्ट करेंगे ना। जो प्रॉफिट अपन ने लिया है उसके अंदर, अगर अपन ने प्रॉफिट लिया, मान लो अगर अपन ने प्रॉफिट लिया, ठीक है, तो प्रॉफिट के अंदर से प्रायर पीरियड का अपन ने प्रॉफिट लिया, ठीक है, तो इसमें वहाँ के एबनॉर्मल नॉर्मल को हटाओ और इस साल के और अभी जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसका थोड़ा एडजस्टमेंट करो, तो तुम्हें एक अंदाजन पता पड़ जाएगा कि इस पूरे साल के अंदर अंत में जो प्रॉफिट आएगा वो लगभग उसी के सिमिलर निकलेगा। प्रायर पीरियड का प्रॉफिट लो, वहाँ के एबनॉर्मल नॉर्मल को हटाओ, इस साल के जो भी अपन ने एडजस्टमेंट हुए, जो भी कुछ चेंजेस आए उसको एडजस्ट करो उसके अंदर, तो जो तुम्हारे पास प्रॉफिट आएगा वो लगभग ऐसा होगा जो किससे मिल सकेगा, इस साल के जो अंत में हुआ ना उससे मिल सकेगा, ठीक है। ऐसा कोई आइटम मत लो जिसमें तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। मतलब अब देखो, तुमने कल पढ़ा था ना वोलेटाइल वाली बात, आज तुम्हें इसके बारे में एक बात और पता पड़ेगा। ये कह रहा है वोलेटाइल बेंचमार्क मत लो, वो सूटेबल नहीं होता। सुनो मैं बता रहा हूँ वोलेटाइल बेंचमार्क मत लो, सेल नहीं होती वोलेटाइल बेंचमार्क, बता रहा हूँ। वोलेटाइल बेंचमार्क मत लो, सूटेबल नहीं होती, ये बोला, ठीक है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है वोलेटाइल बेंचमार्क क्या है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस तुम समझो, अगर वोलेटाइल बेंचमार्क एक ही चीज़ होती तो ये लिख के नहीं देते ऐसे ही वाले कि ये बेंचमार्क मत लेना, ये वोलेटाइल, सिंपल सी बात, एक चीज़ तो होती नहीं ना वोलेटाइल, ठीक। वोलेटाइल तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मेरे बिजनेस के हिसाब से पता नहीं क्या वोलेटाइल है, अरे भाई मेरे बिजनेस के हिसाब से मान लो रोज नई नई कोचिंग आ रही है, ठीक है, तो मेरे इनकम जो है, मेरी इनकम बच्चों से आने वाली, वो वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। तो फिर ऐसे केस में इनकम को कंसीडर ना करके, प्रॉफिट को कंसीडर ना करके अपन कंसीडर करेंगे इसको एसेट, और उसको लायबिलिटी, उसको भी ले सकते हैं ना बेंचमार्क, नेट एसेट ले लूंगा बेंचमार्क, समझ गए बात, ठीक। अब तो समझो, इसने कहा वॉलेटाइल बेंचमार्क मत लो, जो चेंज बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ सके। तो क्या मतलब था इसका, इसका मतलब ये था कि जो तुमने बेंचमार्क लिया पिछले साल के डेटा में से, वो ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल के डेटा में से सेल ले ली, तो सेल ऐसा डेटा ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए इस साल के कंपेयर, समझ में। पिछले साल के डेटा से सेल ले ली, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी कर दिए, या इस साल के पीरियड टू डेट और बजट में से मैंने सेल ले ली, ठीक है। तो सेल कोई ऐसा वो ना हो बेंचमार्क कि जो सेल मैंने ली है, इस साल जो सेल हुई उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए इस वाले सेल के कंपेयर, बहुत उतार चढ़ाव आया भाई सेल में, या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए सेल, तो फिर बेंचमार्क क्या उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम जो बेंचमार्क लेते हैं एक्चुअल की फिगर पे, उसमें बहुत ज़्यादा ही फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही आएगा, तुम कोई सटीक बेंचमार्क तो नहीं ले सकते हो, समझ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही फर्क आ रहा है, तो फिर बेंचमार्क इतना रिलेवेंट नहीं होता। तो मटेरियलिटी लेने के लिए बेंचमार्क बहुत संभल के लेना पड़ता है, और ये डेटा को अपन को रिफर करना पड़ता है। अभी बोलेगा, अभी पूरी बात बताऊंगा तुम्हें, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अब देखो कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है भाई, समझ लीजिएगा। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल व्हेन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इज डिटरमिन। स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो अभी अपन ने डिटरमिन कर लिया, अभी कर लिया डिटरमिन, आज समझ रहे हो बात यहाँ तक। फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अपन ने यहाँ क्या लिया आज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम, मैंने प्रॉफिट लेकर प्रॉफिट बेंचमार्क ले लिया है अभी आज। सर्कमस्टांसेस that give rise to an exceptional decrease or increase in such profit may lead the auditor to conclude that the materiality for the financial statement as a whole is more appropriately determined using normalized profit.
बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग फिगर बेस्ड ऑन द पास्ट रिजल्ट। क्या मतलब, अगर मान लो तुमने जो अमाउंट लिया सर्कमस्टेंसेस दैट गिव राइज टू एन एक्सेप्शनल इंक्रीज और डिक्रीज, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट के अंदर कोई रीजन की वजह से, ठीक है, मे लीड द ऑर्डर टू ऑर्डर, ये कंक्लूड कर देगा, क्या करेगा कंक्लूड दैट मटेरियलिटी, क्या करेगा ऑर्डर कंक्लूड, ऑडिटर टू कंक्लूड, ऑर्डर को कंक्लूड करने के लिए वो ऑर्डर को इस डिसीजन पे ला सकता है, ये एक्सेप्शनल इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर को इस कंक्लूजन पे ला सकता है, किस कंक्लूजन पे, दैट द मटेरियलिटी इज मोर एप्रोप्रिएटली डिटरमिन यूजिंग नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब ये साधारण भाषा में अगर बताओ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि अगर मान लो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो क्या करेगा वो ऑर्डर ये कंक्लूड करेगा कि मटेरियलिटी इज मोर एप्रोप्रिएटली डिटरमिन यूजिंग अ नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट। नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट से मटेरियलिटी ज़्यादा सही आएगी। अब इसको लिखने का तरीका तो इसका कुछ भी चलता है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर हमारा प्रॉफिट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो हमें उस प्रॉफिट को क्या, हमें कौन सा प्रॉफिट लेना चाहिए उसकी जगह पे, नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट। नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जिसके अंदर अपन ने सारे एडजस्टमेंट कर दिए, यानी कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल है, ये इस वाले का एग्जाम्पल है, इसका एडजस्टेड का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर तुम ये ले लोगे तो तुमने क्या कर दिया, ये वाली चीज़ को हटा दिया। भाई कोई एक बहुत बड़ा एबनॉर्मल इवेंट आ गया, कोई हमें कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया बहुत बड़ा, या कोई एबनॉर्मल गेन हो गया बहुत बड़ा, तो ये कोई एक्सेप्शनल डिक्रीज और इंक्रीज जो है ना, इसको हटाकर कौन सा प्रॉफिट लो, ठीक है, इसको हटाकर एबनॉर्मल नॉर्मल को हटाकर नॉर्मलाइज लेना, ठीक है, ये एडजस्टेड का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल इसलिए ऐसा टिक लगाया है ब्लू लाइन से, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और तुम्हें ऐसे लाइन जरूरी नहीं लिखने की, बस याद रखना अगर वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, जैसे एबनॉर्मेलिटीज कुछ होती है उसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज होती है, तो फिर ऑडिटर को नॉर्मलाइज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, उसके लिए उसको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेगा। समझ गए बात, खत्म, ये खत्म बात। अब कोई क्वेश्चन हो जाता तो पूछो। तो क्या होता है, चूजन बेंचमार्क के लिए रेलेवेंट डेटा कौन सा होता है, चूजन बेंचमार्क के लिए रेलेवेंट डेटा होता है प्रायर पीरियड का, ठीक है। अब इसको कोई न्यूमेरिक्स वगैरह से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तो प्रायर पीरियड, इस साल का पीरियड अप टू डेट और बजट, ठीक है, और उसके अंदर करने वाले कुछ एडजस्टमेंट, एडजस्टेड और दो चेंज का, सिग्निफिकेंट चेंज और रेलेवेंट चेंज, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंज और रेलेवेंट चेंज होता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट वगैरह का, ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अरे किसी को भी कंसिडर कर सकता है यार, इसको कंसिडर करेगा तो चारों एक साथ कैसे होंगे, इसको कंसिडर करके इसका एडजस्टमेंट कर सकता है, हाँ सेकंड हर साथ में, सेकंड हर साथ में होगी, एंड लिखा हुआ है उसमें। अब ये टॉपिक अपने कल ही पढ़ लिया बेटा, मैं अगर प्रॉफिट लूं या मैं सेल लूं तो परसेंटेज में कोई फर्क आएगा क्या? क्या मैं पहले ही परसेंटेज फिक्स कर लेता हूं कि मैं जो भी लूंगा 5% लगाऊंगा, भले प्रॉफिट लूं चाहे सेल लूं? नहीं, सेल पे ज्यादा परसेंटेज कि कम कम, और प्रॉफिट पे सिंपल सी बात है, बड़ा अमाउंट छोटी परसेंटेज, छोटा अमाउंट बड़ी परसेंटेज, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है उल्टा, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड चूजन बेंचमार्क सच दैट अ परसेंटेज अप्लाई टू प्रॉफिट विल नॉर्मली बी हायर देन द परसेंटेज अप्लाई टू टोटल रेवेन्यू। परसेंटेज और बेंचमार्क में रिलेशनशिप होता है सच दैट, ऐसा बता नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा, इनवर्स होता है, ठीक है। बेंचमार्क के अमाउंट में और परसेंटेज में इनवर्स रिलेशन होता है, ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा है बेंचमार्क और परसेंटेज में रिलेशन होता है ऐसा जैसे, हमने कहा कैसे बता दे भाई तो बोल रहा है कि जैसे प्रॉफिट लिया तो परसेंटेज हायर रहेगी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया तो परसेंटेज लोअर रहेगी, ऐसा रिलेशन होता है। मैं अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के, हाँ हाँ इनवर्स ही है, बोल सकते हो क्या। फिर ये एग्जाम्पल दे रहा है फोकट का, बोल रहा है प्रॉफिट लेते जैसे 5% ले लिया, ये क्या लाइन बढ़ाना सिखा रहा है तुम्हें, एग्जाम में लाइन बढ़ाना हो कभी,
इस पे 2 नंबर की बात पूछ ले, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, थैंक यू, नंबर काट लिया 0 मिल जाए तो थैंक यू, सिर्फ इनवर्स ये लिख कर आओगे इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जाम्पल लिख दो ना भाई, एग्जाम्पल लिख दो। अगर 5% अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने नेट प्रॉफिट लिया एज अ बेंचमार्क तो 5% लेंगे, और अगर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया तो 1% लेंगे, ठीक है। अब देखना क्या घमासान युद्ध चल रहा है अभी। अब सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग को थोड़ा शांत रख के सुनना। यहाँ लिखा है मटेरियल लेवल और लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांसैक्शन। मतलब अब अपन क्या पढ़ेंगे, एजर्शन लेवल का मटेरियलिटी है ना, एजर्शन लेवल का मटेरियलिटी पढ़ेंगे, यही है ना मतलब। अब देखो लिखा क्या लिखा है यहाँ पर, फैक्टर्स दैट में इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांसैक्शन एबीसीडी फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी, मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल एज अ होल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस। भाई किसी ट्रांसैक्शन के लिए हमें ऐसा लग रहा है क्या, किसी पर्टिकुलर ट्रांसैक्शन के लिए या कोई ऐसा खर्चा है जिसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि इसके अंदर मिस स्टेटमेंट जो कम अमाउंट की होगी देन मटेरियलिटी वो यूजर को इफेक्ट कर सकती है। यानी साधारण भाषा में क्या कम अमाउंट का मटेरियलिटी से कम अमाउंट मटेरियलिटी हो सकता है क्या यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये अभी रुको, लिखना पर अभी तुम लिखा मत करो, अभी रुको तो सही यार। ये हटा दो परफॉर्मेंस मटेरियल, ठीक है, मत लिखो मटेरियल, ये परफॉर्मेंस मटेरियल मत लिखो। असल में क्या है ये, तुम समझो बात को कि तुमने मटेरियलिटी सेट कर दी 3 लाख, पहले समझ लो, तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। तुमने मटेरियलिटी लेवल सेट कर लिया 3 लाख, कितना किया 3 लाख। अब तुम चेक करते करते खर्चे पे आए, उसको आने पे वहां पर आने में तुम्हें लगा कि यार ये खर्चा ऐसा खर्चा है जहां पर मेरे को मटेरियलिटी लेवल थोड़ा कम कर देना चाहिए, यानी कि 2 लाख कर देना चाहिए या 1 लाख कर देना चाहिए। तुमने सोचा यार मटेरियलिटी लेवल यहाँ पर मेरे को कितना कर दे, 1 लाख कर देना चाहिए, कितना कर देना चाहिए 1 लाख। मतलब यहाँ पर तो ये तो इतना भारी चीज़ है ये, ठीक है, ये इतनी भारी चीज़ है कि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा का भी अमाउंट होगा ना, ठीक है, 1 से भी ज़्यादा का हो वही मटेरियल होगा, 1 या उससे ज़्यादा का ही मटेरियल होगा, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग ट्रांसैक्शन के लिए मटेरियलिटी लेवल अलग अलग सेट कर सकते हो। तुमने अभी सेट किया था एज अ होल फाइनेंशियल लेवल स्टेटमेंट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए सेट किया था। अब तुम्हें किसी खर्चे को या किसी इनकम को या किसी एसेट को देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर मटेरियलिटी मुझे और दूसरी सेट करनी चाहिए जो मैंने सेट करी थी वहाँ पर, ठीक है, उससे कोई कम सेट करनी चाहिए तो अपन कर सकते हैं। अब ये कम लिख रहा है ना, इसलिए मैंने लिखा है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो सिर्फ कम की बात कर रहा है, वो देखो कम की बात कर रहा है, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो कह रहा है कि हो सकता है तुम्हें किसी पर्टिकुलर ट्रांसैक्शन अकाउंट बैलेंस वगैरह के लिए एबीसीडी के लिए ऐसा लगे कि यहाँ पर मटेरियलिटी लेवल क्या होना चाहिए 3 लाख से कम, हमारे जो 3 लाख सेट किया उससे कम होना चाहिए, ठीक। अब समझो बात को, फैक्टर्स डेट में इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर, ऐसा कोई फैक्टर जो ये इंडिकेट करे, क्या इंडिकेट करे कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांसैक्शन फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट, उसके लिए कम की जो मिस स्टेटमेंट है मटेरियलिटी से कम की, वो भी क्या होगी मटेरियल होगी। तो मटेरियल लिखने का तरीका देखो उसका क्या है, वो भी क्या होगी, वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, है ना भाई। इस पूरी लाइन का मतलब ही मटेरियल है, इस पूरी लाइन का मतलब ही मटेरियल है। तो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि फैक्टर्स दैट में इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर ट्रांसैक्शन एबीसीडी फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी, ठीक है, देन मटेरियलिटी आर कंसिडर एज मटेरियल। तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो किसी पर्टिकुलर एबीसीडी को मटेरियल से कम के अमाउंट पे भी क्या बना देंगे, मटेरियल बना देंगे। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो किसी पर्टिकुलर एबीसीडी को मटेरियल से कम के अमाउंट पे भी क्या बना देंगे, मटेरियल बना देंगे, मटेरियलिटी से कम के अमाउंट पे भी मटेरियल बना देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, मेरी लाइन समझ में मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर एबीसीडी को, पर्टिकुलर एबीसीडी समझते हो ना, कोई पर्टिकुलर खर्चा, कोई पर्टिकुलर इनकम, कोई पर्टिकुलर एसेट, कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी, तो कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर एबीसीडी को मटेरियलिटी से कम के अमाउंट पर भी, मटेरियलिटी से कम का अमाउंट है उसमें मिस स्टेटमेंट जो मिला ना, मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी से कम का अमाउंट है, तो मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी से कम का है, फिर भी उसे क्या बना देंगे, वो फैक्टर कैसे है जो कम के अमाउंट को भी मटेरियल बना दे, वो फैक्टर ये है।
लॉ रेगुलेशन और AFRF रिगार्डिंग द मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम। कुछ आइटम के डिस्क्लोजर के और मेजरमेंट की बात करता है लॉ और रेगुलेशन। मतलब क्या बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या इनकम टैक्स हमको डेफिनेशन का बताता है कैसे निकालते, बताता है? अगर नहीं बताता तो अपन अपने हिसाब से निकाल दे, कोई भी एक रेट लगा के, या अपन वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, ऐसा सिंपल सा कोई भी तरीका अपन यूज करके अपने हिसाब से एक परसेंटेज लगा देते है ना, लगा दे। तो अपनी कैलकुलेशन गलत मानी जाती क्या? नहीं, अपन ने अपने हिसाब से लगाया। अब मुझे ये बताओ, बेड डेट को निकालने का कोई तरीका अपन पढ़ते क्या? इनकम टैक्स बताता है क्या बेड डेट का कोई तरीका? नहीं ना, वो तो अपने हिसाब से लगाते हैं कि भाई इतने टाइम तक इसका रुपया नहीं आया, इस पर ज़्यादा खतरा है, इस पर रेट ज़्यादा लगा है, इसका इतने टाइम तक नहीं आया, थोड़े टाइम तक नहीं आया, बस इस पर कम रेट लगाओ। तो ज़्यादा टाइम तक ना आने पे ज़्यादा परसेंटेज, कम टाइम तक रुपया ना आने पे कम परसेंटेज। अभी ही माल बेचा है तो ये थोड़ी बहुत लगा दो बस इसके ऊपर, ये तो जनरली तो गुड ही है, ठीक है, इसमें बहुत कम खतरा है डूबने का, क्योंकि अभी माल बेचा ही है। तो मेरी बात तुम समझो, तो यहाँ पर वो नहीं बताते, तो यहाँ पर मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज़ कर लेता है, ठीक है, समझे बात? जहाँ पर बताया जाए तो वहाँ तो कैलकुलेशन वैसे ही होनी चाहिए ना, उसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना कैलकुलेशन में। हाँ, तो वहाँ बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है कि इन्होंने कैलकुलेशन में या कुछ तरीके से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो जहाँ पर लॉ रेगुलेशन और AFRF रिगार्डिंग द मेजरमेंट और डिस्क्लोजर के बारे में बात करें, ठीक है, ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट सेक्शन 188, AS 18, ठीक है, और इन AS 24 रिलेटेड पार्टी का, ठीक, और अपना ऐसे यहाँ पर 550 रिलेटेड पार्टी, ठीक, ऐसे भी है, AS भी है, सेक्शन भी है, सेक्शन है 188, AS 18 जो इन AS में बदल गया है अभी, तो AS 18, ठीक है, तो सब कुछ है भाई, ऐसे है, AS है, सेक्शन है, ऐसे AS, सभी बात करते हैं रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को खराब नहीं होता, मगर रिस्क सबसे ज़्यादा। तो जहाँ कोई बहुत रिस्क वाली बात हो ना, रिस्क वाली बात, तुम्हें बहुत खतरा लगे यहाँ पर, वहाँ पर तुम मटेरियल लेवल को कम भी कर सकते। ये बात समझ में आई? पहला वो खतरे वाली जगह जिसका लॉ रेगुलेशन और AFRF क्या बोल दे, मेजरमेंट का और डिस्क्लोजर के बारे में बात करें। जहाँ पर लॉ रेगुलेशन AFRF किसके बारे में बात करें, रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम। एग्जाम्पल दे रखा है लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और ये रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजमेंट। पढ़ के आया ना 11%, नहीं पढ़े क्या कंपनी सेक्ट में? नहीं पढ़े? मैनेजरियल रेम्युनरेशन 11% तुम्हारे लिए, ठीक, कोई बात, 11% होता है तो कैलकुलेट करके देना पड़ता है, ठीक है। रेम्युनरेशन टू मैनेजमेंट और TCWG, मैनेजरियल रेम्युनरेशन की लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट 11% की नेट प्रॉफिट का। खैर छोड़ो, भी तुम पढ़ के नहीं आए तो इतना याद रखो, लॉ रेगुलेशन की बात करते हैं बस। दूसरा पॉइंट, पढ़ क्या रहे, तुम्हारे दिमाग में पता है तुम पढ़ क्या रहे, बोले तो नहीं इस बात को। किसी आइटम को कोई ऐसा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है जहां पर छोटा अमाउंट भी मिसस्टेटमेंट का मटेरियल माना जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर है जहां पर छोटा भी मटेरियल माना जाएगा? तो भाई वो रूल, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में छोटा भी मटेरियल माना जाएगा, क्योंकि लॉ रेगुलेशंस की बात करते हैं रिगार्डिंग इस आइटम की बात करते हैं, डिस्क्लोजर की, ठीक है। तो लॉ और रेगुलेशंस के डिस्क्लोजर की बात करते हैं ना, तो ये यूजर के एक्सपेक्टेशन को अफेक्ट करता है, यूजर को ध्यान देता है यूजर क्या इन्होंने बराबर रिलेटेड पार्टी किया होगा या नहीं किया होगा डिस्क्लोजर का। चलो, की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट, जिससे जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, इंडस्ट्री समझते हो तुम लोग? हाँ, ग्रुप ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, उसे बैंकिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। इंश्योरेंस के ग्रुप को इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई अपनी। तो जैसा इंडस्ट्री का ग्रुप, सिमिलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री को सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप ऑफ फर्म, सिमिलर नेचर की फर्म की जो ग्रुप्स होती है उसे इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर बोलता है इंडस्ट्री का की डिस्क्लोजर क्या है, की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच ऑपरेट, यानी साधारण भाषा में इंडस्ट्री का की डिस्क्लोजर क्या है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी का की डिस्क्लोजर, यानी कि सबसे मेन आइटम पता है क्या होती है? R&D खर्चा सबसे बड़ा खर्चा होता है, सबसे बड़ा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खर्चा ही R&D होता है। अरे करते रहना पड़ता है यार, कोई सी भी देख लो तुम इंडस्ट्री,
नहीं नहीं वो लोग निकालते, ड्रग्स वगैरह निकालते रहते, मेडिसिन वगैरह, लाइफ सेविंग ड्रग्स। बैंकिंग का होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 में आएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में आएगा बैंक का एनपीए। की डिस्क्लोजर होता है, लिखा भी है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर, एनपीए इन केस ऑफ बैंक, ये की डिस्क्लोजर है, ठीक है। तो बैंक के केस में की डिस्क्लोजर है एनपीए, तो वहां पर अपन एनपीए को ध्यान रखेंगे। अब एनपीए छोटा अमाउंट का भी होगा तो क्या माना जाएगा, और ये whether attention is focused on a particular aspects of the entity's business that is separately disclosed in the financial statement। क्या लिखा है, अरे वही बात कर रहा है यूजर के अटेंशन की। अब whether attention is focused on a particular aspects of the entity's business that is separately disclosed in the financial statement like in case of newly acquired business। अरे नया बिजनेस खरीदेंगे, हाँ न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस, तो लोगों का फोकस मर्जर पे होगा, हाँ एसेट लाइबिलिटी लेकर आया बस सारी, तो वो देखेंगे भाई यार क्या हुआ इस बार, वो मर्जर कैसे किया, इन लोगों ने सही किया होगा या नहीं किया होगा। तो फिर जो मर्जर के जो भी एंट्री ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वहाँ पर तो कम अमाउंट की मटेरियलिटी भी, कम अमाउंट का स्टेटमेंट भी मटेरियल माना जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना तो पॉइंट नंबर 3 कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के केस में रिस्क ज़्यादा होता है, यानी तुम अगर एक बात ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये सब में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो लो रेगुलेशन जिसकी बात करते हैं वो ऐसे आइटम में देखो रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पर ये है अपने की डिस्क्लोजर वाले, ठीक है। अब की डिस्क्लोजर क्यों है ये, कुछ तो बात होगी ना इसमें, भाई किसी चीज़ को बताने के लिए बोला जा रहा है कि इसको तो बताना ही पड़ेगा तेरे को, तो क्यों बोला जा रहा है। चलो एक बात सुनो, ये की डिस्क्लोजर पे एक बात बोलता हूँ, एग्जाम में जाओगे लिखोगे, अभी लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या बोलते हैं अपन लोग कि हर, तुम्हें वहाँ पर जाके देखो, तुम लोग वहाँ जाकर पॉइंट्स की हेडिंग लिख दोगे, ठीक है, उसके अंदर के क्या याद कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो, ऐसे बोलते हैं कीवर्ड्स। क्यों कीवर्ड्स याद कर लो, क्योंकि चेकर का फोकस अटेंशन किस पे होगा, हाँ कीवर्ड्स पे होगा, समझे ना। अब उसको की क्यों रखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्यों रखे उसको, क्योंकि वही एक्सप्लेन करेगा, वही बताएगा कि तुम समझदार हो या नहीं हो, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी बात ही वो बता रहे हैं कि तुम फेंकूचंद तो नहीं हो भाई, कुछ भी लिख रहे हो जो मन में भाई हम तो लिखे जा रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बातें, कुछ रिलेशन ही रिश्ता ही नहीं उसके साथ, ठीक है। तो तुम्हारे इंटेलिजेंसी का लेवल वो क्या बताएंगे, वो कीवर्ड्स बताएंगे। जब तुम कीवर्ड्स लिखोगे ना तो चेकर को लगेगा कि यार ये पढ़ के आया है, बिल्कुल सही लिख रहा है बात, इसलिए कीवर्ड्स लिखने का बोलते हैं, है ना। तो कीवर्ड से पता पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होती है उससे, इसलिए की डिस्क्लोजर से बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होती है कि भाई काम चल कैसा रहा है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, खर्चा कोई ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं आ रहा, ये खर्चा इनको लेटो डूबेगा, ठीक है, या जानबूझ के ज़्यादा दिखा रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब गड़बड़ी कौन फाइंड करके दिखाएगा, हाँ अगर होगी तो मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा की डिस्क्लोजर होता है, और जहाँ पर अटेंशन फोकस हो, जैसे यानी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की बात करें, ये होगा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट जिसकी बात कौन करे, लॉ रेगुलेशन एफआरएम रिगार्डिंग द मेजरमेंट डिस्क्लोजर की बात करें। दूसरा की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री के हिसाब से की डिस्क्लोजर किसे माना गया है, ठीक है। और तीसरा वेदर अटेंशन इज फोकस ऑन अ पर्टिकुलर, भाई एंटिटी के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे डिस्टेंस फोकस किया जा रहा है क्या, अटेंशन फोकस किया जा रहा है क्या, ठीक है। डेट इज सेपरेटली डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अलग से दिखाना चाहिए, ठीक है। अरे अपन को कुछ नहीं बताना, की डिस्क्लोजर तो वो लोग देंगे मैनेजमेंट, हमें तो चेक करना है, हमें तो याद है क्या करना है, समझो बात को, ये अपन थोड़ी देंगे की डिस्क्लोजर, ये तो मैनेजमेंट देगा। ये तो ऐसे बता रहा है कि जो भी की डिस्क्लोजर होते हैं ना उसमें कम लेवल का स्टेटमेंट भी मटेरियल हो सकता है फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो कहाँ पर कम लेवल का स्टेटमेंट भी मटेरियल हो सकता है, हमने उससे कहा, हमने ऐसे कहा देखो हम स्टेटमेंट चेक करने जा रहे हैं, हमने मटेरियल लेवल सेट कर दिया, अब कम का स्टेटमेंट निकले तो हम उसको छोड़ दे क्या, एग्रीगेट भी 2 लाख हो रहा है, 3 लाख नहीं हो रहा, एग्रीगेट मिलकर भी कितना हो रहा है 2 लाख, एग्रीगेट में 3 लाख नहीं हो रहा, अब तो छोड़ देना, अगर 3 लाख सेट किया है तो ऐसे ने कहा कि यार कुछ चीज़ों पे देखना पड़ेगा तेरे को, हर जगह छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा बता कहाँ देखूँ, तो उसने कहा लॉ रेगुलेशन जिस चीज़ की बात करें ना वहाँ तो तू कंसिडर करना कम को भी, ठीक है, या कोई की डिस्क्लोजर की बात कर रहा हो
जैसे किसी इंडस्ट्री में, जैसे अभी अपन ने कहा बैंक के अंदर की डिस्क्लोजर क्या है, एनबीए, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है एनबीए। भाई साहब बहुत, तुम लोग जब वो पढ़ोगे ऑडिट ऑफ बैंक, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन ही एनपीए का है, सबसे बड़ा पोर्शन एनपीए का पढ़ोगे तुम। एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है बैंक का। अरे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है, पैसा चुका नहीं रहा, वो डूब रहा है तो बहुत बड़ा केस है ना बैंक के ऊपर। ठीक है, हो सकता है बैंक ऐसे लोगों को उधार दे रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, फ्रॉड चल रहा है वहाँ पर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो एनपीए का अमाउंट कितना जा रहा है भाई वहाँ पर, तो की डिस्क्लोजर होता है। तो ऐसे ही कह रहा है, देख ऐसी कोई चीज़ हो ना जो की डिस्क्लोजर के नाम पे हो, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें वहाँ चलेगा कम लेवल का भी। ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना। अपन क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते टॉपिक से भटक जाते, मतलब टॉपिक स्टार्ट किया था ये नाम पे कि कम लेवल को भी क्या मानेंगे, और यहाँ आते ही फिर अपन सोचने लग गए अच्छा अपन करेंगे की डिस्क्लोजर। अपन थोड़ी करेंगे, ये तो मैनेजमेंट करता है। ठीक है, लेकिन अपने लिए क्या कहलाएगा, ये एक ऐसा चीज कहलाएगा जहां पर कम लेवल का मिस्टेक को कंसीडर करना पड़ेगा अपन, मतलब छोड़ नहीं सकते उसको। अपन कंसीडर करेंगे कि भाई ये मटेरियल है या नहीं है, क्योंकि फैक्टर ही ऐसा है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर करेंगे जहाँ पर अटेंशन फोकस हो रहा है ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो 3 पॉइंट पढ़े बस, लॉ रेगुलेशन, की एस्पेक्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। अटेंशन फोकस ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, 3 पॉइंट। अटेंशन फोकस तो लिख देंगे, मेन ये याद रखिए एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी बोल रहे हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी का मतलब ही पता है क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई काम की बात। यार छोटी कक्षा में बिजनेस के अंदर आता था, बिजनेस में क्या होता था कि जैसे एक चैप्टर आता था स्टाफिंग नाम का, उसमें आता था एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऐसा आता था। ठीक है, कंपनसेशन, प्रमोशन, परफॉर्मेंस, अप्रेजल। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें आती, इतने सारे पॉइंट आते है ना। उसके अंदर आते थे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग के अंदर आरएसटी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ठीक है, एस्पेक्ट्स यानी कि इंपॉर्टेंट बातें। तो इतने पॉइंट में से 3 को एस्पेक्ट्स माना जाता था स्टाफिंग का, वो था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ऐसे ही ये लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। समझना एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, जैसे क्या हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी वो न्यूली अपन ने एक्वायर्ड बिजनेस किया है तो उसका सेपरेटली डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अलग से डिस्क्लोज कर रखा है उसको, तो वो। और कोई डाउट हो तो बोलो, कोई क्वेश्चन समझ में आया? क्या मटेरियल को रिवाइज करेंगे? हाँ, जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस करेगी। भाई तुमने कोई बेंचमार्क उठा लिया है ना, अब ऑडिट चलते चलते उसमें तो बहुत फर्क आ रहा है, तो तुम हो सकता है चेंज करो। may need to be revised as a result of the change in circumstances that occurred during the audit. कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गया ऑडिट के चलते चलते, ठीक है, तो रिवाइज करना पड़ेगा। कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस, कोई चेंज आ गया सर्कमस्टांसेस के अंदर, उसकी रिजल्ट की वजह से रिवाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस में चेंज आने की वजह से रिवाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, जो कब आया सर्कमस्टांसेस में चेंज ड्यूरिंग द ऑडिट, मतलब अभी मैंने बेंचमार्क ले लिया, अब सितंबर या अक्टूबर के अंदर कोई चेंज आया, अब चेंज में देखो कौन सा है बता रहे हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मान लो अ डिसीजन टू डिस्पोज ऑफ अ मेजर पार्ट ऑफ द एंटिटी बिजनेस, एंटिटी अपने मेजर पार्ट को बेच रहा है, डिस्पोज कर रहा है। ठीक है, और तुमने रेवेन्यू को ही क्या ले रखा है, बेंचमार्क। अब तुम समझ लो रेवेन्यू बहुत भयंकर इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो तुम हाथों हाथ ही क्या कर लो, अपने उसको बेंचमार्क को रिवाइज, बेंचमार्क रिवाइज तो मटेरियलिटी रिवाइज। समझे बात को? कोई नई इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली, कोई चेंज हुआ, या कोई नई इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली जो पहले तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हें लगा अच्छा यार ये इन्फॉर्मेशन ये भी है क्या इसमें, अब तो ये खतरे वाला है, अब तो ये नहीं ले सकते अपन, तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे डिसीजन को इफेक्ट कर दिया है, नई इन्फॉर्मेशन। और अ चेंज इन द ऑर्डर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आ जाए, तुमने कहा अच्छा मैं ये समझ रहा था तो ये निकला। ठीक है, बाद में तुम कुछ और समझे, तुम पहले कुछ और समझ बैठे थे, बाद में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा चेंज आया। ठीक है, एंड इट्स ऑपरेशन एज रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फर्दर फैब परफॉर्म करके। क्या होता है कि अपन लोग जब जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम अपन करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है,
वो करके फिर प्लानिंग होती है रैप की, फिर प्लानिंग होने के बाद रैप परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये मत समझो अंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो गई। एनडीटी को अपन जो समझे वो समझे लेकिन हो सकता है काम करते करते या फर्दर और प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद अपन को उसके बारे में और कुछ पता चला। यही बंद हुआ, बंद करूँ या कम करूँ? तुम्हारा चल रहा है भाई, अगर गर्मी लगे तो बताना, अपन ऑन कर देंगे इसे। ठीक है, कम होता होगा तो कम कर दूंगा। चलो सुनो ध्यान से, ऑन करना हो तो बोल देना, ऑन कर देंगे। मेरे को सर्दी लग रही कोई। हाँ, दोबारा आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कि ऑडिट करते करते या फैब परफॉर्म करते करते, ठीक है, मेरे को और पता पड़ेगा एंटिटी के बारे में। ऐसा नहीं एक बार में समझ गया। अरे यार अपन किसी को दोस्त बनाते समझ के बनाते ना कि यार ये अच्छा नेचर है, ये दोस्त बनने के बाद पता पड़ता है अबे मैं तो ये समझा था यार, अबे कैसा बेकार आदमी निकला है, तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, इसको इतना अच्छा समझा था मैं, ये तो अच्छा आदमी है, ऐसा हेल्प करे। बहुत सी बार होता है यार। ठीक है, मेरे साथ तो हुआ है, क्या समझ के दोस्त बना लिया, क्या निकला। ठीक है, यारी दोस्ती के बाद फिर आते हैं शादी की बात। फिर शादी होती है। ठीक है, दोस्ती में चल जाएगा, शादी में नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ बहुत ध्यान से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करना ही चाहिए। स्पेशली लड़कों से बोल रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना ही चाहिए तुम लोगों को। आएगा सब सिखाऊंगा, एक तुम्हारी अलग क्लास रखूंगा मैं बॉयज बॉयज के। मम्मी पापा है ना, सब इंटरनल कंट्रोल रहेगी। चलो आ जाओ बेटा, ये देखते हैं अपन एक्चुअल। अभी देखो 3 चीज पढ़ी है, ऊपर 3 चीज पढ़ी। क्या सरकमस्टांसेस में चेंज आने की वजह से भी रिवाइज कर सकते हैं, मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली उसकी वजह से भी कर सकता हूँ, या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से भी कर सकता हूँ। ये 3 बात, या कोई सरकमस्टांसेस में कोई चेंज आया, ठीक है, या कोई मेरे को नई इन्फॉर्मेशन मिली, या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आया। सरकमस्टांसेस चेंज आया, अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आया, या कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, चेंज न्यू। ठीक है, चेंज न्यू, ये 3 केस में मटेरियल लेवल को अपन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ क्या ऑपरेशन वाला मतलब? हाँ मत करो छोड़ो, ये लिख दो एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फैब, इस पे टिक लगा लेना। ये एक ही पॉइंट है पूरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन, पूरा एक पॉइंट है, एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फैब परफॉर्म करके तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आया मान लो, ठीक है, तो तुम चेंज कर रिवाइज कर सकते हो। अभी ऐसे कह रही है कि मान लो अपन ने ऑडिट कर रहे हैं, अपन ने स्टेटमेंट निकाले, अब कुछ भी स्टेटमेंट मटेरियल थे, कुछ नहीं थे, एग्रीगेट भी नहीं हो रहे थे मटेरियल, अपन ने कंसिडर नहीं किया। जब तुम मटेरियल रिवाइज करोगे, ठीक है, और रिवाइज करने में मान लो कम आई, मटेरियलिटी कम आई, तो फिर जो कम को तुमने पहले कंसिडर नहीं किया था, अब उसको भी ले लो, खत्म, क्योंकि वो है तो सही ना तुम्हारे पास, वो खत्म तो गायब तो नहीं हो गए। ठीक है, बस ऐसा होता है। ठीक है, नहीं बस वो कंसिडर करना रहेगा मिस स्टेटमेंट को, जिसे कंसिडर नहीं किया क्योंकि मटेरियल नहीं हो रहा था, इंडिविजुअल भी नहीं हो रहा था और एग्रीगेट भी नहीं हो रहा था, उसे कंसिडर नहीं किया था। बस अब सिर्फ इतना सा करना है कि जब मटेरियल रिवाइज करी तो पहले ये थी, अब कम हो गया, इससे भी कम हो गई, तो अब ये भी स्टेटमेंट में मटेरियल हो गया। ठीक है, तो बस कंसिडर करना है इसको। ठीक है, हाँ सब अपने पास रहता है, अपनी वर्किंग अपने पास पूरी रहती है, वर्किंग पूरी रहती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 6 में उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे अपन। ठीक है, अभी वर्किंग चल रही है सारी। एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द एंटिसिपेटेड, ये बता रहा है कि भाई मटेरियलिटी लेवल तुम्हें रिवाइज करना पड़ सकता है इफ ड्यूरिंग द ऑडिट इट अपीयर्स एज दो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट। एक्चुअल रिजल्ट तो अलग होता है किससे? फ्रॉम द एंटिसिपेटेड पीरियड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट डेट वर यूज इनिशियली टू डिटरमिन मटेरियलिटी। भाई मटेरियलिटी के लिए तुमने दूसरा डेटा लिया, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके तुमने ये माना इस साल ये होगा प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल डेटा उससे डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो लिखा है, बस वही बात लिखी हुई है।
एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट। अब एक बात सुनो, एक्चुअल डेटा तुम्हारे लिए हुए डेटा से तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। ये बात सब्सटेंशियल की कर रहा है, सब्सटेंशियली की कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, डिफरेंस रहेगा, तुमको इतने महान नहीं हो कि तुमने सटीक प्रॉफिट निकाल दिया 1,20,09,780 और 85 चलो, और भाई वही आया भाई इतना सटीक होगा नहीं, ठीक है। ये उसके आसपास भी आ जाए, हो सकता है फर्क पड़ जाए थोड़ा बहुत। ये अभी चेंज, कौन से चेंज की बात कर रहा है? सब्सटेंशियली बहुत बड़ा चेंज आ जाए, तो ऐसा हो सकता है एक्चुअल रिजल्ट आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट, सब्सटेंशियली डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी एंटिसिपेटेड पीरियड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। हाँ वो तो ईयर एंड में पता पड़ा, बेटा तुम अपना काम कर चुके हो, तुम समझो बात को, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बस तुम्हें तो ये है कि तुमने जो मटेरियल लेवल चेंज किया है उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट जिसको तुमने कंसीडर नहीं किया था बस करना है कंसीडर। मिस स्टेटमेंट तो तुम्हें मिल चुकी है, ढूंढ के तो ही निकालनी है अब। हाँ तो ओपिनियन हाँ तो थोड़ी 31 मार्च के बाद ही दे दोगे। हाँ क्या करना पड़ेंगे प्रोसेसर? तुझे पता है जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट मिला अपन को क्या प्रोसेसर परफॉर्म करने उसके लिए? चलो कोई रास्ता बताओ दो इसके लिए मेरे को दूसरा। हाँ करेगा ना, सब करेगा वो, बहुत प्रोसेसर बढ़ गया इससे, अब क्या करे, कोई रास्ता है क्या इसके लिए? जॉय देख मेरी बात सुन, मटेरियल लेवल चेंज करने के बाद फिर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे वो सभी होंगे। मिस स्टेटमेंट को इसको कंसीडर नहीं किया था मटेरियल, उसको भी कंसीडर करना पड़ सकता है। जिसको कर लिया था और मटेरियल ज़्यादा ऊपर सेट हो गई तो उसको मत करो अभी, ठीक है। फिर उसके लिए जो प्रोसेस करना है, मैनेजमेंट को बताना है, सही कराना है, जो भी वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो प्रोसेस तो होंगे ही होंगे। बस ये है कि हमारे पास काफ़ी सारा काम हो चुका होगा तो मेहनत हमारी अब कम रहेगी, रिवाइज करने में मेहनत अब कम रहती है, ठीक है। क्यों? कि काम सारा हो चुका है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने, चेंजेस, पूरा काम ही नहीं करना बन को, ठीक है। और ये चीज़ चलती रहती है पूरा ऑडिट में। मैंने तुम्हें बताया था ओपिनियन के टाइम में रिपोर्ट बन रही है, ओपिनियन दे रहे हो, रिपोर्ट बस बना रहे हो, वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ मिल गई ना तो दोबारा उसकी भी प्लानिंग करो, रिस्क असेसमेंट करो उसके अंदर, और उसके बाद वापस प्लानिंग करो फैब की, फिर फैब परफॉर्म करो, ऐसा बहुत सारा लंबा चौड़ा खिंच जाता है, ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन खैर इतना बड़ा प्रोसेस अपन प्रैक्टिकली फॉलो करते नहीं है, अपन थोड़ी अपने अंडरस्टैंडिंग से भी काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अपन को लगता है ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसा पूरा ऐसा नहीं, फिर प्लानिंग में चले गए या पूरा लिखकर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसा डिटेल में नहीं होता, फिर शॉर्ट में हो जाता है, वो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है फिर काम, क्योंकि कर चुके हो ना सारा काम, तो पूरा दिमाग में आइडिया है तुम्हारे, समझे। तो रिवाइज होने में इतना कोई ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, लगती तो है, काम तो बढ़ता है लेकिन इतनी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक। उसके बाद इफ द ऑर्डर कंक्लूड्स दैट द लोअर मटेरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल देन द इनिशियल डिटरमिन इज एप्रोप्रिएट, है ना। The order shall determine whether it is necessary to revise performance materially and whether the nature and of the FAB। कुछ भी नहीं कर, टाइम पास कर रहा है, अरे नहीं कहीं को काट दो, अरे सिंपल है, मतलब क्या बोला अभी उसने, यहाँ क्या बोला तुम्हें कि मटेरियल रिवाइज करनी पड़ सकती है, तो ये बता रहा है, अगर मान लो ये बता रहा है इफ द ऑर्डर कंक्लूड, अगर ऑर्डर ये कंक्लूड कर दे कि हमें लोअर्स करना है मटेरियल, जैसे 3 लाख था अपने एग्जाम्पल में, 2 करना है उसको, 2 करना है रिवाइज करके, रिवाइज करने की बात करी ना ऊपर, तो रिवाइज करके कितना करना है, 2 करना है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। देन अभी यहां असर्शन की बात कर रहा है इसके अंदर, देन दैट इनिशियली डिटरमिन इज एप्रोप्रिएट, जो पहले डिटरमिन किया था उससे कम करना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अगर ऑर्डर ये कंक्लूड करता है कि मटेरियलिटी लेवल जो पहले डिटरमिन किया था उसको कम करना, उससे कम रखना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, पढ़ो लाइन को, इफ द ऑर्डर कंक्लूड द लोअर मटेरियलिटी देन द इनिशियली डिटरमिन, ऐसे पढ़ो। इफ द ऑर्डर कंक्लूड्स दैट अ लोअर मटेरियलिटी, यहां तक ऐसे पढ़ो, देखो ऐसे, ये बार बार मटेरियलिटी के बाद एक वर्ड जोड़ देता है, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फॉर द पर्टिकुलर एबीसीडी, फॉर द करता रहता है, ठीक है। अभी तुम देखो ये पढ़ो लाइन, ऐसे पढ़ो लाइन में, ये पढ़ो, अभी समझ में आती है लाइन।
इफ ऑर्डर कंक्लूड द लोअर मटेरियलिटी दैट इनिशियली डिटरमिन इज एप्रोप्रिएट, लोअर ज्यादा सही है, पहले 3 लाख डिटरमिन की था, 2 लाख उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। समझ लो अभी एग्जाम्पल, द ऑर्डर शैल डिटरमिन, अब ऑर्डर ये अभी देखो ये डिटरमिन करता रहेगा बेटा बेटा, अब ये डिटरमिन करेगा वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस, क्या अब इसको भी रिवाइज करना है क्या मेरे को, ठीक है, या वही रखूं, एंड वेदर द एनटीई ऑफ फेब रिमेन एप्रोप्रिएट, क्या एनटी ऑफ फेब जो सेट किया था मटेरियलिटी के हिसाब से पहले वाली के हिसाब से अभी वाली में भी वो सही है क्या, एप्रोप्रिएट है क्या, तो मुझे मटेरियलिटी बदलने पर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो एप्रोप्रिएट है, और एनटी ऑफ फेब के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्या वो एप्रोप्रिएट है। तो यानी कि मटेरियलिटी लेवल बदला तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और एनटी ऑफ फेब भी बदल सकता है, बदलेगा ही नहीं, बदल सकता है, वो मैनेजमेंट ऑर्डर डिटरमिन करेगा, ठीक है, बस खत्म। डॉक्यूमेंट करना है तो कल पढ़ लेंगे, पढ़ लेगा अभी। ऐसे बोलता है सुनो बात, मटेरियलिटी को करो डॉक्यूमेंट, कौन से वाली मटेरियलिटी को, हॉल वाली को, एसर्शन वाली को, परफॉर्मेंस को, एनी रिवीजन को, बस 4 चीज को डॉक्यूमेंट करना होता है। 2 मटेरियलिटी, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और एक उनका उसका रिवीजन। मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिवीजन वहां पढ़े थे ना, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ठीक है, और उसका चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस, है ना, वो 3 चीज यहां पर रहे। मटेरियलिटी एज अ होल वाली, मटेरियलिटी एसर्शन लेवल वाली, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 3, और चौथा इनका रिवीजन, अगर कोई रिवीजन किया है तो, ठीक है, ऑफ ए से लेकर सी तक में कोई भी रिवीजन किया है, बस 4 चीज को डॉक्यूमेंट करना होता है। इस जगह पे आकर अपना टॉपिक खत्म होता है। और ये जो टॉपिक है, मेरी बात सुनो, एक मेरी इतनी बात सुन लो कि जो टॉपिक तुम्हारे सामने अभी आया ना, ये टॉपिक, हाँ, ये टॉपिक के अंदर जो हेडिंग लिखी है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, पूरा बीकॉम है, बीकॉम। सुनो 1 मिनट के लिए सुन लो बस, मेरे को 1 मिनट दे दो बस खाली, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस इतना बोल रहा हूँ। ये टॉपिक है फर्जी लेवल का, यह बोलता है कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कहाँ पर अप्लाई करता है, पूरा ऊपर पढ़ रखा है अपन ने, पूरा सेम ऊपर का है। अभी देखो मस्ती का लेवल देखना इसका, ये आया नीचे आया कहाँ पर आया, हाँ, इन कंक्लूड द ऑडिट ऑफ फाइनेंस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ पर, देखो एज अ होल, फ्री फ्रॉड ड्यू टू एरर आ गया, प्रिपेयर्ड एफआरएफ सब आ गया। 200 मस्ती देख रहे हो, मस्ती, हाँ, कर रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ना इसको, बकवास। फिर देखो ये क्या लिखा है, ऑडिट, इसका मतलब क्या होता है, नहीं पढ़ना। फिर देखो क्या लिखा है, अभी टिक मत लगाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ो, टिक मत लगाओ, 1 मिनट रुको, टिक मत लगाओ इसको। सुनो क्या लिखा है, मटेरियल ऑडिट इज कंसीडर थ्रू आउट द ऑडिट इन पर्टिकुलर वेन, पूरे ऑडिट में कंसीडर करना है, कहां पर करना है, आइडेंटिफाइंग, डिटरमिनिंग, इवेल्युएटिंग। सुनो ये वाली चीजें तुम मना कर रहे हो, माथे आ रहे हो, तो बस इतना सा पार्ट अपन कल पढ़ लेंगे, ये पूरा बीकॉम है। ये ऊपर पड़ी हुई एक लाइन, ऊपर पड़ी हुई एक लाइन, इसके बिना कुछ नहीं। चलो आज की क्लास में अपन क्या पढ़े, बेंचमार्क कहां से लेंगे और मटेरियलिटी रिवाइज करेंगे, ठीक है, और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जहां पर मटेरियलिटी को कम वाले में कभी अपन को कंसीडर करना होता है, हाँ, और लॉ रेगुलेशन, दूसरा की डिस्क्लोजर, एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज बिजनेस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा ही जा रहे हो, ठीक है। आज अपन लोग इतना पढ़े, कल अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल दो। 3 पॉइंट नहीं बना दिए तुम लोगों ने मुझे, मात्र